योगी जी नमस्कार। सबसे पहले न्यूज 18 नेटवर्क की तरफ से आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आपने राइजिंग उत्तर प्रदेश को अपना समय दिया, हमें अपना समय दिया इस कॉन्क्लेव के लिए। अमित जी धन्यवाद आपको और आपकी पूरी टीम को भी अभिनंदन करता हूं। कोविड-19 की चुनौती का सफलतापूर्वक मुकाबला करने के बाद लगभग 1 वर्ष के बाद हम लोग फिर से इस प्रकार के टीवी शो का हिस्सा बन पा रहे हैं जी। तो स्वाभाविक रूप से कोविड-19 के खिलाफ देश की इस लड़ाई की सफलता का एक जीवंत उदाहरण है ये। मैं इसके लिए सभी का हृदय से अभिनंदन करता हूं और जिनके नेतृत्व में हम इस पूरी लड़ाई को इन ऊंचाइयों तक पहुंचाए हैं, प्रधानमंत्री मोदी जी का, स्वास्थ्य कर्मियों का, कोरोना वॉरियर्स का और देश के उन सभी वैज्ञानिकों का जिन्होंने वैक्सीन देकर के कोरोना की लड़ाई को सफलतापूर्वक प्रत्येक नागरिक के मन में एक नया विश्वास भरा है। उन सब का भी हृदय से अभिनंदन करता हूं। आगे बढ़ने से पहले आपके 4 साल के कार्यकाल पर नजर डाल लेते हैं। आदित्यनाथ योगी ईश्वर की शपथ लेता हूं कि मैं मेरे द्वारा स्थापित एक ऐसा सन्यासी जो सियासी जगत के शिखर पर है, देश के सबसे प्रमुख राज्य के ऐसे मुख्यमंत्री जिन्होंने गोरखपुर की धरती से अपना सफर शुरू किया। अपने फैसलों से उन्होंने उत्तर प्रदेश की तकदीर को इस कदर बदला है कि अब ये राज्य पहली कतार में आ खड़ा हुआ है। निराशा में डूबी सोच और ढुलमुल रवैया प्रदेश की कार्यशैली का हिस्सा बन गया था। हम लोग 18 से 20 घंटे कार्य करने के लिए आए हैं। जो 18 से 20 घंटे हमने वहां लोगों के साथ काम कर सकते हैं वही यहां रहे, अन्यथा लोग अपना रास्ता तैयार कर लें। पिछले 1 साल में कोरोना महामारी का असर देश के सबसे ज्यादा आबादी वाले राज्य उत्तर प्रदेश पर भी पड़ा। किसी को अंदाजा भी नहीं था कि इस बीमारी से इतना बड़ा राज्य कैसे निपट पाएगा, लेकिन मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की टीम 11 ने क्रिकेट की टीम इंडिया की तरह काम किया और आपदा को अवसर में बदल दिया। लेकिन अब योगी सरकार पर सबसे बड़े वैक्सीनेशन की जिम्मेदारी है। कोरोना का सबसे ज्यादा कहर उन लोगों पर पड़ा जो दूसरे राज्यों में अपनी रोजी रोटी जुटाते थे। कई लोगों के काम चले गए तो कई लोग भूखमरी की कगार पर आ गए। लॉकडाउन के दौरान दूसरे राज्यों में फंसे 25 लाख प्रवासी श्रमिकों को रिकॉर्ड समय में सुरक्षित वापस लाया गया। एक तरफ आत्मनिर्भर रोजगार अभियान 2021 चल रहा है तो वहीं अभ्युदय कोचिंग योजना को भी जमकर सराहा जा रहा है। अपराध और भय मुक्त वातावरण के लिए माफिया के खिलाफ अभियान पूरे जोश से जारी है। सत्ता के संरक्षण में पल रहे गुंडे, माफिया, अपराधी, लुटेरे, ये सब के सब मेहरबानी करके तो उत्तर प्रदेश छोड़ करके चले जाएं, और अगर उत्तर प्रदेश में रहेंगे तो फिर उनके लिए 2 जगह होंगी। मुझे लगता है उस जगह कोई भी नहीं जाना चाहेगा। वहीं यूपी में निवेश का माहौल बेहतर बनाने के सरकार ने कई फैसले लिए हैं। ग्रेटर नोएडा में फिल्म सिटी और टॉय सिटी जैसे प्रोजेक्ट्स तेजी से चल रहे हैं। इसी तरह नोएडा के जेवर एयरपोर्ट को 2023 तक चालू करने की योजना है। कोई भी प्रदेश तभी तरक्की कर सकता है जब वो अपने इतिहास के प्रति संवेदनशील हो। अयोध्या में देव दीपावली हो या काशी का कायाकल्प हो, घाट की आरती हो या फिर कुंभ का स्नान, उत्तर प्रदेश एक नए सांस्कृतिक पुनर्जागरण का साक्षी बन रहा है। यूपी आगे बढ़ रहा है, एक ऐसा प्रदेश जहां असीम संभावनाएं हैं, जो पूरे देश की सांस्कृतिक धरोहर और राजनीतिक चेतना को खुद में समाये हुए है। आज राइजिंग यूपी में मंच पर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ पेश करेंगे
असीम संभावनाओं वाले प्रदेश का अपना सबसे बड़ा विजन। योगी जी, इस सेशन का हमने नाम दिया है 2022 का बाजीगर। यानी सबकी नजर योगी आदित्यनाथ पर होगी। अगले 1 साल में के बाद चुनाव है उत्तर प्रदेश के अंदर। अगर हम देखें तो पिछले 4 साल पहले आप गोरखपुर से सांसद रहे, फिर उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री बने। कहा गया था कि भगवाधारी इतना बड़ा राज्य कैसे संभाल लेगा, लेकिन आज बंगाल से लेकर असम तक, अगर सीधे तरह से कहूं तो कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी तक आपकी डिमांड बहुत है। देखिए, भारत की सनातन आस्था है, भारत के मूल्यों और आदर्शों में निहित है, और उस पूरी परंपरा के प्रति मेरी एकात्म निष्ठा है। जो भारत का है उस पर गौरव की अनुभूति करना और उसके संरक्षण और संवर्धन के लिए अपनी पूरी ताकत लगाना है। हम लोग यही कार्य कर रहे हैं। पिछले 4 वर्षों के अंदर हम लोगों ने प्रदेश के अंदर वही किया जो देश हित में होगा या प्रदेश की 24 करोड़ जनता के हित में होगा। उसमें हम लोगों ने न कोई संकोच किया है जी, और न उसमें किसी की परवाह की है। जो प्रदेश के हित में नहीं है और देश के हित में भी नहीं है, इसके लिए भले ही कोई कह दे, हम लोग उस मार्ग के सारथी बन ही नहीं सकते। तो इसलिए लोगों को जो अच्छा लगा, मैं आभारी हूं उन सब का जिन्हें प्रदेश की कार्यपद्धति को और प्रदेश की कार्यप्रणाली जिसको लोगों ने सराहा है, हर एक क्षेत्र में सराहा है। और हम लोग जब जाते हैं अन्य राज्यों में भी, या अन्य राज्यों से जो हमारे पास अलग अलग संदेश आते हैं, पत्र आते हैं, या लोग उस प्रकार के मैसेजेस करते हैं, वह हम लोगों को बहुत उत्साहित भी करते हैं। लेकिन हम लोग इस बात को मानते हैं कि अपनी किसी भी सफलता में हमारे अंदर अहंकार का भाव भी ना आए। लेकिन अगर हम अच्छे मार्ग पर हैं और कहीं असफलता आ भी गई तो हम उससे निराश भी नहीं होंगे, बल्कि चुनौती का सामना करके फिर से सफलता का मार्ग का अनुसरण करेंगे। और प्रदेश में हम यही कर रहे हैं। 2022 भारतीय जनता पार्टी पहले की तुलना में ही भारी बहुमत के साथ फिर से सरकार बनाएगी और निसंकोच बनाएगी, इसमें कोई संदेह किसी को नहीं होना चाहिए। लेकिन मेरा यह सवाल आपसे ये इसलिए है कि आप अपने सफर को इंडिविजुअली पिछले 4 साल की कैसे देखते हैं, क्योंकि आप एक सांसद थे और सांसद से फिर मुख्यमंत्री बनना और लगातार चुनाव भी जीते, क्या कहना चाहते हैं आप? देखिए, इसमें मैं एक पार्टी से जुड़ा हूं जी। भारतीय जनता पार्टी आज दुनिया की सबसे बड़ी पार्टी है, इसलिए इसमें इंडिविजुअल के लिए कोई जगह नहीं है। मेरे स्वयं के हित या अहित का कोई प्रश्न नहीं है। जो पार्टी की नीति है, जो पार्टी के कार्यक्रम है, जो पार्टी की कार्ययोजना है, मैं उसके साथ जुड़ा हुआ हूं। जो पार्टी का संकल्प पत्र था, उस संकल्प पत्र को हमें जमीनी धरातल पर उतारना है। और इसमें अगर कहीं कोई संदेह होता है तो हम सब इस बारे में गौरवशाली हैं कि हमारे पास उस प्रकार का यशस्वी नेतृत्व है कि हम उनका मार्गदर्शन प्राप्त करते हैं और फिर मजबूती के साथ उस व्यवस्था को लागू करते हैं। जी। इसलिए भारतीय जनता पार्टी ने उत्तर प्रदेश के संदर्भ में 2017 में अपना चुनावी घोषणा पत्र जो बनाया था, तो घोषणा पत्र को उन्होंने नाम लोक कल्याण संकल्प पत्र दिया था। लोक कल्याण संकल्प पत्र का मतलब ही है कि लोक कल्याण के प्रति हम सब समर्पित भाव के साथ लगेंगे और संकल्प वही जिसके लिए फिर कोई विकल्प नहीं, केवल एक जो कहा गया उसको करके दिखाना है, और वह करके दिखाया गया। आज अखिलेश जी पहले सेशन में थे तो उन्होंने बीजेपी के संकल्प पत्र का जिक्र कम से कम 4 से 5 बार करा। उन्होंने बोला जब आप योगी जी यहां पर आएंगे तो आप जरूर सवाल पूछिएगा कि संकल्प पत्र पे अमल क्यों नहीं कर पा रही भारतीय जनता पार्टी। मैं यही तो कहना चाहता हूं ना जी।
कि उनका घोषणा पत्र था, मैं हमारा संकल्प पत्र था। हमने जो कहा वो करके दिखाया। मैं एक एक करके सबको गिना देता हूं। हमें उसकी ये सब नोट करके लाने की आवश्यकता भी नहीं है जी। और ना हम लोग इस प्रकार के दस्तावेजों को, अब तो तकनीक आ चुकी है, अभी हम लोग तो बजट भी पेपरलेस कर दिए हैं। इसलिए अभी अखिलेश जी बहुत पीछे के युग में जी रहे हैं। हम लोग एक नए युग की तरफ बढ़ चुके हैं। एक उनका घोषणा पत्र था। मुझे आश्चर्य होता है, देश का समाजवादी आंदोलन कभी देश का बहुत स्वच्छ सुंदर आंदोलन था। आंदोलन में आचार्य नरेंद्र देव, डॉक्टर राम मनोहर लोहिया, जयप्रकाश जी, चंद्रशेखर जी जैसे समाजवादी नेता सचमुच समाजवादी थे। डॉक्टर लोहिया ने एक बात कही थी कि सच्चे समाजवादी को संपत्ति और संतति इन दोनों के पीछे नहीं पड़ना चाहिए, नहीं जाना चाहिए। कि आज का समाजवाद और उत्तर प्रदेश का समाजवाद, मैं इसको इसीलिए कहता हूं, यह एक बहुरूपिया ब्रांड बन चुका है। इसके अनेक रूप हैं। एक जातिवादी समाजवाद, परिवारवादी समाजवाद, शिवपाल जी का प्रगतिशील समाजवाद। ये बड़ा शब्द बोल रहे हैं, बहरूपिया समाजवाद। ये बहुरूपिया ब्रांड है। ये बहरूपिया ब्रांड हो चुका है। जैसे अलग अलग चीज के ब्रांड होते हैं जी, ऐसे उत्तर प्रदेश के समाजवाद के भी हो गए हैं। कोई प्रगतिशील समाजवाद हो गया, कोई जातिवाद, कोई परिवारवाद, उसके इर्द गिर्द। इसलिए उनकी घोषणाएं भी जो होती थी वह परिवार को और जाति को देख करके होती थी, प्रदेश की 24 करोड़ जनता को देख करके नहीं। उन्होंने हर चीज में पिक एंड चूज किया है। नौकरी देंगे तो नौकरी में भी वही पिक एंड चूज होता था। तो इसको आप बहरूपिया ब्रांड मानते हैं आप? मैं वही बोल रहा हूं ना जी, कि हमने जब प्रदेश का कोई संवैधानिक दायित्व तो आप निभा रहे हैं तो उस समय पिक एंड चूज नहीं हो सकता, उस समय तो संकल्प होगा। भाई मैं जो कुछ कहूंगा देश के संविधान को साक्षी मान करके कहूंगा और करूंगा। मैं प्रदेश के 24 करोड़ जनता की सुरक्षा के लिए, उनके कल्याण के लिए अपने आप को समर्पित करता हूं और वही कार्य हम लोगों ने किया है। मकान देंगे, एक तय कर देंगे, एक हमने पॉलिसी तय कर दी। इस पॉलिसी के अंदर इस कैटेगरी के लोगों को हम आवास देंगे, हमने दिया। 4 वर्ष में 4 लाख नौजवानों को सरकारी नौकरी दी। हमारे यहां सरकारी भर्ती में, वह पुलिस की भर्ती हो या उत्तर प्रदेश पीसीएस की भर्ती हो, कोई व्यक्ति नहीं कह सकता किसी नौकरी में कहीं से कोई लेन देन हुआ हो, कहीं पर किसी ने कोई भी इस प्रकार की चर्चा की हो। मेरे पास एक बार आया था, एक मामला आया था परीक्षा नियंत्रक के मुद्दे को लेके। मैंने उसी दिन पूरी व्यवस्था को रोक करके मैंने कहा पहले परीक्षा नियंत्रक को जेल के अंदर ठूंसो और तब उसके बाद फिर इस प्रक्रिया को आगे बढ़ाएंगे। उसी दिन से पूरी प्रक्रिया ठीक हो गई। हम प्रदेश के युवाओं के साथ कोई खिलवाड़ नहीं कर सकते और 4 लाख नौजवानों को प्रदेश के इतिहास में पहली बार पारदर्शी तरीके से नौकरी मिली है, प्रदेश के अंदर हुआ है। एक इसके साथ अगर निजी क्षेत्र में आप देखेंगे लाखों की संख्या में नौजवानों को नौकरी मिली। अगर आप देश के अंदर बेरोजगारी का रेट देखेंगे 2016 के पहले ये 17% था, आज ये 4 तक आ चुका है। कोविड-19 की चुनौतियों के बावजूद उत्तर प्रदेश देश के अंदर सबसे बेहतर रेट रखता है, जिसमें बेरोजगारी सबसे न्यूनतम स्तर पर है। सबसे बड़ी आबादी का राज्य अगर इतना बेहतर रिजल्ट दे रहा है उत्तर प्रदेश के अंदर, यह तब है क्योंकि हमने उसके अनुरूप कार्य किए हैं। चाहे वह रोजगार के क्षेत्र में हो या किसी भी फील्ड में अगर आप देखेंगे प्रदेश ने उसमें बेहतर करने का प्रयास किया है और आगे भी हम लोग बेहतर करने की दिशा में एक कार्ययोजना बना चुके हैं। एक और उसको बड़ी उपलब्धि हुई है। उत्तर प्रदेश देश में दूसरे नंबर की अर्थव्यवस्था वाला प्रदेश बन गया है। ईज ऑफ डूइंग बिजनेस में भी यूपी नंबर 2 पर पहुंच गया है। सवाल यह है कि आप सन्यासी से सीधा अर्थशास्त्री भी बन गए हैं। नहीं, मैं कुछ ना, मैं पहले भी सन्यासी था, आज भी सन्यासी जी, लेकिन एक सन्यासी शासन की व्यवस्था को भी उसी सुव्यवस्थित तरीके से सुशासन की राह पर आगे बढ़ा सकता है और हर एक फील्ड में कार्य करके दिखा सकता है। ये हम लोगों ने करके दिखाया है। देखिए 2015-16 में प्रदेश के अंदर ईज ऑफ डूइंग की व्यवस्था या ईज ऑफ डूइंग में जो रैंकिंग थी हमारी, यानी व्यवसाय की सुगमता जिसे आप कह सकते हैं, इसमें हमारी रैंकिंग 14वें नंबर पर थी।
इसको हम 17 में 12वें नंबर पर लेके आए। और फिर इसके बाद जो हमने रिफॉर्म किए प्रदेश के अंदर, इसके बाद प्रदेश के अंदर हमने सेक्टोरियल पॉलिसीज बनाई। हम लोगों ने प्रदेश में निवेश मित्र पोर्टल सिंगल विंडो सिस्टम के साथ उसको जोड़ा, और उसके बाद आज देश के अंदर हमारी रैंकिंग नंबर 2 पर है। यानी देश के अंदर निवेश का सबसे अच्छा गंतव्य कोई आज के अंदर है तो वह उत्तर प्रदेश उसमें नंबर 2 पर आज आ चुका है। एक दूसरा, अर्थव्यवस्था के मामले में भी आप देखेंगे। देखिए, जब ये देश आजाद हुआ था तब देश की जो प्रति व्यक्ति आय थी वह और उत्तर प्रदेश की प्रति व्यक्ति आय लगभग समान थी। 1947 के बाद से लगातार उत्तर प्रदेश के अंदर ये प्रति व्यक्ति आय कम होती गई, और 2015-16 में अगर आप देखेंगे ये 43,000 तक आकर के सिमट गई थी, और देश की प्रति व्यक्ति आय 1,20,000 तक पहुंच गई थी। यानी लगभग 1/3 में हम रह गए थे। देश की प्रति व्यक्ति आय हमसे 3 गुना आगे बढ़ गई थी। मुझे आज बताते हुए प्रसन्नता है। मुझे कभी कभी संकोच होता था जब कोई राष्ट्राध्यक्ष हमसे मिलता था, या हम मुझे किसी राष्ट्राध्यक्ष से मिलना होता था, कोई विदेशी, कोई एम्बेसडर आ गया, कोई राजदूत आ गया, कोई हाई कमिश्नर आ गया, उनके साथ हमारी जब चर्चाएं होती थी, आर्थिक मुद्दों पे चर्चा होती थी, तो हम लोगों को कभी कभी ये संकोच होता था कि भाई हम देश के अंदर सबसे बड़ी आबादी का स्टेट है। तो अगला वाक्य हो सकता हो ये सुनने के लिए वो उत्सुक रहा हो कि मैं ये भी कहूंगा कि हम देश की सबसे बड़ी इकोनॉमी भी हैं, लेकिन हमें संकोच होता था मुझे बोलने में उनको कि हम 5वीं या 6ठी अर्थव्यवस्था है। आबादी हमारी सबसे बड़ी, इकोनॉमी में हम सबसे पीछे। लेकिन आज मैं कह सकता हूं कि उत्तर प्रदेश देश की सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था के रूप में भी आगे बढ़ रहा है। 2 नंबर पर हम आ चुके हैं जी। अगले 5 वर्ष का हम रोड मैप अपना तैयार कर चुके हैं, और उत्तर प्रदेश जिस दिशा में जा रहा है, बहुत सारे लोगों में हलचल है, आप देखना उत्तर प्रदेश उसको भी अचीव करेगा। अखिलेश प्रति व्यक्ति आए, जी जी जी, यही पूछा जाना चाहिए अखिलेश जी को। उन्होंने कहा कि बीजेपी आंकड़ों की जादूगर है, ये आंकड़े पेश करते हैं, जमीन पे कुछ नहीं है। देखिए, जिनको केवल घोषणा करनी है जी, तो उनको आंकड़ों से भी मतलब क्या है। आप बोल लीजिए कि हम पूरे उत्तर प्रदेश को चंद्रमा तक लेके चले जाएंगे, मंगलयान तक लेके, मंगल ग्रह तक लेकर के जाएंगे, जब आपको करना ही नहीं है। आप तो सीमित है, पहले से घोषणा तक सीमित है। तो ये घोषणाएं कर देने से हर बार ही कहते हैं हमने मेट्रो चलाई, हमने रिवर फ्रंट बना दिया, देश को उस पर गर्व होना चाहिए। मैं वही तो कह रहा हूं ना कि देश कितना गर्व करेगा किसी चीज पर, मैं उन्हीं आंकड़ों में आ रहा हूं। 15-16 तक प्रदेश की प्रति व्यक्ति आय जी ये मात्र 43,000 थी, आज ये बढ़कर के 95,000 पहुंची है 4 वर्ष में। क्या ये आंकड़े, ये मेरे आंकड़े नहीं हैं। इस पर बजट भी 5 लाख करोड़ के करीब का था। 2 लाख करोड़ से बढ़ा करके हमने इसको 5 लाख करोड़ तक 5.5 लाख करोड़ तक पहुंचाया है जी। और ये बजट के दायरे को बढ़ाना ये केवल लेखा जोखा का आंकड़ों का खेल नहीं है, इस सरकार के विजन और प्रदेश के डेवलपमेंट का एक रोड मैप भी है। हम कैसे प्रदेश को विकास के पथ पर आगे बढ़ा रहे हैं, और इसमें आप देखेंगे पूरे बजट को आप देख लीजिए, इसमें कहीं जाति नहीं, कहीं मत नहीं, कहीं मजहब नहीं, कहीं क्षेत्र नहीं, कहीं भाषा नहीं, कहीं कोई वाद नहीं। ये तो वही है जो मोदी जी ने मंत्र दिया था 2014 में, सबका साथ, सबका विकास और सबके विश्वास के भाव पर आधारित बजट भी है, जिसमें हर एक तबके के लिए व्यवस्था भी है, लेकिन प्रदेश के विकास का एक बेहतर रोड मैप भी सबके सामने हमने प्रस्तुत करके दिखाया है। हम इसको इस रूप में लेके जाएंगे जी। जहां तक प्रदेश के इंफ्रास्ट्रक्चर की बात है, 2017 में जब हम लोग आए थे, प्रदेश के अंदर अगर मैं एक्सप्रेसवे की बात करूं, 2 एक्सप्रेसवे थे, एक चालू स्थिति में थी, यमुना एक्सप्रेसवे, दूसरी एक्सप्रेसवे चालू हो नहीं पाई थी, उसमें लगभग 30% काम बचा था, जिसको हम लोगों ने आने के बाद संपन्न किया। तो अलग विषय है कि अखिलेश जी उसका दिसंबर 2016 में उद्घाटन कर चुके थे जी। ये 5 वर्ष की उनकी एक उपलब्धि के रूप में आप देख सकते हैं कि अधूरा एक्सप्रेसवे, जिसपे शेष कार्य 30% काम, एक्सप्रेसवे बनाया गया है जिसका उद्घाटन प्रधानमंत्री ने करा, शिलान्यास किया प्रधानमंत्री ने, उसकी सड़क की क्वालिटी देखिए कैसी बन रही है। वही हम कह रहे हैं ना जी जी, मैं उसी में आ रहा हूं। सड़क की क्वालिटी
तो इसमें हमने राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर की संस्थाओं को पहले से उसमें थर्ड पार्टी के रूप में रखा हुआ है। जी। लेकिन अगर मैं उसकी तुलना अन्य उनके कार्यों के साथ कराऊं जी। जो कहीं नहीं टिकते। एक दूसरा, पूर्वांचल एक्सप्रेस वे के बारे में भी अगर आप सुनना चाहते हैं तो उनका एक और जो किस्सा है, जो उनके बारे में जो हम लोगों ने, मैं उसको बहुत नजदीक से महसूस किया। मार्च 17 में हम लोग आए, मई 2017 में मैं समीक्षा कर रहा था, तो मैंने पूर्वांचल एक्सप्रेस वे की समीक्षा के लिए कहा कि भाई मुझे बताओ क्या प्रोग्रेस है। तो प्रोग्रेस 0 थी। मैंने पूछा भी क्यों काम नहीं हो रहा है। जी। तो मुझे बताया गया कि साहब उसमें तो लैंड ही नहीं है, लैंड ही नहीं है। तो लैंड नहीं तो फिर क्यों कर रहे हैं। तो हमने फिर से उसको कैंसिल करवा करके हमने कहा भी इसकी प्रक्रिया को आगे बढ़ाइए। आप सोचिए कि लोग दिसंबर 2016 में जो टेंडर किए थे, 15,200 करोड़ रुपए का टेंडर किए थे, और उसमें इन्होंने वर्क भी आवंटित कर दिए थे अलग अलग संस्थाओं को कार्य करने के लिए। टेंडर भी, उन टेंडर के बाद सारी प्रक्रिया इन्होंने पूरी कर दी थी। जमीन मानक के अनुरूप इनके पास थी भी नहीं। हम लोग जब आए, हम लोगों ने उसके बाद से फिर पहले जमीन अधिग्रहण की कार्रवाई प्रारंभ की, और जब हमारे पास 18 में 96% लैंड आई, हमने टेंडर की प्रक्रिया प्रारंभ की। मैंने देखा कि जितना 15,200 करोड़ रुपए में ही उतना ही टेंडर आया है, उतना टेंडर उतना ही आया। तो मैं इस बारे में पूछा, मैंने कहा भी क्या इसमें टेक्निकल और फाइनेंशियल बीट एक साथ आई हैं? कहा नहीं, अलग अलग आई हैं। तो हमने कहा इसको कैंसिल करके एक बार अलग एक साथ मंगाओ। एक साथ जब मंगाई गई जी, और हमने उसमें काफी अन्य चीजों में जो हमें लगता था कि इसमें कहीं ना कहीं ये मिलजुल करके सारा खेल खेला जा रहा है। आज वही एक्सप्रेसवे उतना किलोमीटर लंबा लेकिन पहले से 10 मीटर चौड़ा बन रहा है, और वही एक्सप्रेसवे 11,800 करोड़ रुपए में बन रहा है। जो 15,200 करोड़ में जिसको ये बना रहे थे, हम 2 साल बाद कार्य प्रारंभ करते हैं, 11,800 करोड़ रुपए में हम बना रहे हैं। और उसी एक्सप्रेसवे में हम लोग 80% कार्य पूरा कर चुके हैं। हमारा प्रयास है कि इस वर्ष अप्रैल के अंत तक हम उस कार्य को कंप्लीट कर जी। दें। ये है। दूसरा, बुंदेलखंड क्षेत्र को भी एक्सप्रेसवे के साथ जोड़ने की कार्रवाई। हमारा 50% काम वर्तमान में पूर्ण हो चुका है। युद्ध स्तर पर हमारा कार्य चल रहा है, और डिफेंस कॉरिडोर का निर्माण भी हम उसके साथ जोड़ रहे हैं। तीसरा, गंगा एक्सप्रेसवे, मेरठ से प्रयागराज तक हमारा काम, इस पर भूमि अधिग्रहण की कार्रवाई प्रारंभ हो चुकी है, और हमारा अनुमान है कि जून तक हम भूमि अधिग्रहण की कार्रवाई को प्रारंभ करते हुए इसके बाद इस कार्य को हम प्रारंभ करेंगे गंगा एक्सप्रेसवे में। गोरखपुर लिंक एक्सप्रेसवे युद्ध स्तर पर कार्य उस पर प्रारंभ हो चुका है। बलिया लिंक एक्सप्रेसवे के कार्य को भी हम आगे बढ़ा रहे हैं। ये 5 वर्ष में एक अधूरे एक्सप्रेसवे को प्रदेश को देते हैं, और यहां पर 4 वर्ष अभी सरकार के पूरे नहीं हुए, हम 5 एक्सप्रेसवे में एक साथ प्रदेश के अंदर काम कर रहे हैं। 2017 में प्रदेश में एक भी सिटी मेट्रो से नहीं जुड़ी थी, और कहने के लिए तो लोग बोल देते हैं, वे कोई कार्य होता है तो कहते हैं साहब ये तो हमने भी सोचा था। कहते हैं आप फीता काटते हैं जाकर। नहीं, मैंने वही कहा ना कि 2017 में एक भी सिटी हमारा मेट्रो से नहीं जुड़ा था जी। न लखनऊ, न गाजियाबाद, न नोएडा, न ग्रेटर नोएडा। आज 4 मेट्रो से जुड़ी हैं। कानपुर में मेट्रो का काम हम लोगों ने प्रारंभ कराया है, और आगरा में भी इसी कोविड-19 के दौरान हम लोगों ने मेट्रो का काम प्रारंभ किया है। ये सभी कार्य इंफ्रास्ट्रक्चर के हमारे यहां हो रहे हैं। पहले उत्तर प्रदेश के अंदर सड़कों की क्या स्थिति हुआ करती थी। आप इंफ्रास्ट्रक्चर की बात करते हैं तो अच्छी कनेक्टिविटी भी होनी आवश्यक है ना। क्या आपको लगता है उत्तर प्रदेश की जो एक इमेज थी बीमारू स्टेट की, उस इमेज से आपने बाहर निकाल दिया है उत्तर प्रदेश एकदम। आज मैं कह सकता हूं उत्तर प्रदेश बीमारू राज्य से उभर चुका है। आज उत्तर प्रदेश देश की दूसरी अर्थव्यवस्था बन चुका है। हम पहली अर्थव्यवस्था बनने की ओर अग्रसर हैं, और हम बहुत जल्दी इसको भी अचीव करेंगे। आप मुंबई गए, वहां पर फिल्म सिटी का प्रोजेक्ट लेके चले गए। उद्धव ठाकरे बहुत परेशान हो गए। उन्होंने बोला कंपटीशन होना अच्छी बात है, लेकिन चिल्ला चिल्लाकर धमकाकर कोई यहां के उद्योग को लेकर जाना चाहेगा तो मैं जाने नहीं दूंगा, चाहे कोई कुछ कर ले। हम धमका कहां रहे हैं? हम किसी को धमका कहां रहे हैं? हम मुंबई गए थे,
मुंबई में मुझे लखनऊ म्युनिसिपल कॉरपोरेशन का बॉन्ड जारी करना था। बॉम्बे उस स्टॉक दौरान एक्सचेंज में। मैंने वहां पे बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज में गए थे और उत्तर प्रदेश का पहला म्युनिसिपल कॉरपोरेशन था जिसका बॉन्ड जारी होना था। हमने उस प्रक्रिया को वहां पूरा किया। इस दौरान में अलग अलग तबके के लोगों से मिला। उत्तर प्रदेश में भी बहुत सारे लोग आते हैं, बहुत मुख्यमंत्री आते हैं, मैं उनका अवगत करता हूं। जी भाई आज जो कुछ भी होना है वह पॉलिसी के दायरे में होना है और जो अच्छी सुविधा देगा, सुरक्षा का माहौल देगा। उद्धव ठाकरे तो आप लोगों के सहयोगी थे, इतना नाराज क्यों हो गए वो आप लोगों से? देखिए ये उद्धव जी ज्यादा बेहतर बता सकते हैं जी। लेकिन इसमें नाराजगी की बात कहां? भाई मैंने तो कहा कि भाई ये फिल्म सिटी हम उत्तर प्रदेश के अंदर बनाएंगे, इसमें ये सुविधा हम देना चाहते हैं। अगर लोगों में उसके प्रति उत्साह है तो कहीं ना कहीं महाराष्ट्र सरकार का इसके पीछे फेल्योर भी है, क्योंकि वे लोग उस प्रकार का माहौल देने में कहीं ना कहीं विफल हैं। उत्तर प्रदेश के अंदर सबको मालूम है कि यहां पे अंडरवर्ल्ड का कोई हस्तक्षेप नहीं हो सकता किसी कार्य में, क्योंकि उसे मालूम है कि किसी भी अंडरवर्ल्ड या किसी आपराधिक गिरोह का, किसी ऑर्गेनाइज्ड गिरोह का किसी भी कार्य में, डेवलपमेंट के किसी भी कार्यक्रम के साथ किसी प्रकार का थ्रेट, फिर उसको किस अंजाम तक हम लेकर के जाएंगे ये सबको मालूम है। इसलिए कोई थ्रेट यहां पर नहीं, कोई चौथ यहां पे नहीं वसूली होती है। हमने एक पॉलिसी बनाई, उस पॉलिसी के अंदर लोग आएंगे और मुझे विश्वास है हमारे उत्तर प्रदेश में जो फिल्म सिटी हमने प्रस्तावित की है वह देश और दुनिया की बेहतरीन फिल्म सिटी होगी। और मैं पूरे देश और दुनिया के इस फील्ड में काम करने वाले जितने भी स्टेक होल्डर्स हैं उन सबको मैं इसके लिए आमंत्रित भी कर रहा हूं। वे लोग आए, प्रदेश में अपना निवेश करें। हम इसको पीपीपी मोड में आगे लेके जा रहे हैं और बेहतर तरीके से इसको आगे बढ़ाएंगे। जी जी, यहाँ पर तो बॉलीवुड के कुछ लोग भी, अभिजीत जी भी आए हुए हैं, वो भी आपको सुन ही रहे हैं। हाँ, मैं कह रहा हूं ना, मैं इसको बहुत अच्छे ढंग से हम लोग इसको लेके जा रहे हैं और हम देश और दुनिया को वह देंगे जी जिसकी लोगों ने अब तक कल्पना की होगी, वो हम वहां पे करके दिखाएंगे। क्योंकि आपने बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज का जिक्र किया तो वहां पर आपने एक बुल के सींग भी पकड़े थे, तो मैं जानना चाहता हूं वो संदेश किसको था? देखिए वो बुल के सींग इस बात को लेकर के थे कि हम उत्तर प्रदेश की अर्थव्यवस्था को ऐसी ऊंचाई की तरफ ले जा रहे हैं जी, और जिसको लेकिन इसका राजनीतिक संदेश भी चला गया। मैंने कहा ना जी, अब उस प्रतिस्पर्धा में जिसको शामिल होना है जी, आप स्वस्थ प्रतिस्पर्धा में शामिल होइए, हम उसके लिए तैयार हैं। अच्छा, एक चीज, चुनाव में इस बार आपका प्रतिद्वंदी कौन है? अखिलेश यादव, मायावती, अब तो प्रियंका गांधी वाड्रा भी काफी घूम रही हैं, या फिर ओवैसी, या फिर मैं कहूं योगी वर्सेस ऑल होगी ये लड़ाई? देखिए चुनाव है, हर दल को चुनाव लड़ने का पूरा अधिकार है। जी जी जी, अपने अपने मैनिफेस्टो के साथ सभी लोग फिर आएंगे। जनता इसका जवाब पहले ही दे चुकी है। आपको प्रतिद्वंदी कौन लगता है? अखिलेश यादव, मायावती, प्रियंका गांधी, ओवैसी? देखिए ये सब कैसे प्रतिद्वंदी हैं, इनको कैसे आप प्रतिद्वंदी मान सकते हैं? जी, उनके पास प्रदेश के विकास का कोई विजन नहीं है, कार्य करने की इच्छा शक्ति नहीं है। हर एक व्यक्ति को मालूम है कोविड-19 के दौरान इनमें से कोई चेहरा था सामने क्या? कोई था? मैं पूछना चाहता हूं, जो चार नाम आपने गिनाए हैं, इन चारों में से जब कोरोना से प्रदेश की 24 करोड़ जनता डरी सहमी थी या उनके सामने एक चैलेंज आया था अपने जीवन को बचाने की, राजनीतिक दल के नाते उनका दायित्व भी बनता था कि वे सरकार के साथ सहयोगी बनते। भारतीय जनता पार्टी का एक एक कार्यकर्ता इस पूरे अभियान के साथ जुड़ा था। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ का एक एक स्वयंसेवक इस पूरे अभियान के साथ पूरी श्रद्धा भाव के साथ जुड़ा था, स्वतः स्फूर्त भाव के साथ। सरकार ने नहीं कहा, लेकिन संगठन का नेतृत्व था। संगठन का एक वो था कि इशारा था कि नहीं भाई देखो, संगठन का मतलब केवल संगठन का कार्य नहीं करना है, संगठन का मतलब सेवा भी होता है। और विपत्ति के समय संगठन के कार्य से इतर हट करके हम सेवा की प्रकल्प के साथ जुड़ेंगे। एक एक कार्यकर्ता उस अभियान के साथ जुड़ा था। एक काम सपा भी कर सकती थी, अखिलेश जी कह रहे हैं कि सपा भी कर सकती थी, कांग्रेस भी कर सकती थी। और कांग्रेस ने, खैर अखिलेश जी तो इस मामले में महान हैं कि उन्होंने पूरे कोरोना के दौरान अपने को क्वारंटीन कर दिया था और बहुत अच्छे ढंग से अपनी हिफाजत की थी। जी, अच्छा है, वे स्वस्थ रहें, हमारी शुभकामनाएं उनको। वो हमेशा ऐसे क्वारंटीन बने रहें जिससे प्रदेश की जनता का हित होता रहे। लेकिन
लेकिन आज वो बोल के गए कि अगर फ्री वैक्सीन लगेगी तो वो वैक्सीन लगवाएंगे प्रदेश की गरीब जनता को, वो वैक्सीन लगवा लेंगे। आज हमारे मंच पे बोला है अखिलेश जी ने। मुझे लगता है जी कि उन्होंने पहले भी कुछ किया नहीं। प्रदेश में सड़क नहीं दे पाए, बिजली नहीं दे पाए। पर वो साइकिल की सवारी करवा रहे हैं, इस बार कह रहे हैं कि 2022 बाईसाइकिल की बारी है। हाँ, तो देखिए, उस हमेशा साइकिल में ही चलेंगे। जब सड़क नहीं देंगे, बिजली नहीं देंगे, तो साइकिल को ही कंधे पे ढोते हुए जिंदगी भर फिरते रहेंगे। कोई दूसरा काम है ही नहीं। वो कह रहे हैं क्योंकि पेट्रोल डीजल महंगा है, अब साइकिल का ही सहारा है। मैं वही कह रहा हूं ना जी। देखिए, महंगाई को नियंत्रित करने के लिए मैं इस बात को कह सकता हूं कि 6 वर्ष के दौरान देश के अंदर महंगाई नियंत्रण करने और एक सामान्य नागरिक को जितनी बड़ी राहत मोदी सरकार ने दी है, कभी नहीं इसके बारे में कार्य हुआ। ये उन मुद्दों को टच करने का प्रयास कर रहे हैं जो अनावश्यक रूप से, जिसका कॉमन मैन के जीवन में कोई असर नहीं पड़ने वाला है, लेकिन चूंकि व्यवहारिक जानकारी नहीं किसी चीज की, इसलिए करेंगे। लेकिन मैं पूछना चाहता हूं कि अखिलेश जी या अन्य दलों के नेता थे कहां कोरोना के दौरान? लगभग 1 वर्ष तक ये लोग, सभी लोग अंडरग्राउंड थे। खैर, कांग्रेस के नेता तो वैसे ही महान है। प्रियंका गांधी तो मंदिरों में घूम रही है। तो इस समय मंदिरों में ही, व्यक्ति अंतिम समय मंदिरों की शरण में जाता है। अंतिम समय जब व्यक्ति हताश निराश हो जाता है, सारी आशाएं बंद हो जाती हैं, तो अंततः व्यक्ति को ईश्वर का ही सहारा होता है। पर वो कह रहे हैं कि मैं तो सरकार बनाने के लिए घूम रही हूं, अब तो इस बार ही सरकार बनाएंगे हम। जो सरकारें थी वो पहले से जा रही हैं। तो उत्तर प्रदेश का सपना तो बहुत दूर है। उत्तर प्रदेश की जनता भूली नहीं है जब 1000 फर्जी बसेज की सूची यहां उत्तर प्रदेश के माइग्रेंट लेबर को लाने के लिए उन्होंने उपलब्ध करवाई थी। तो इसलिए उस मामले में बहुत चिंतित होने की आवश्यकता नहीं। प्रदेश की जनता ने 2014, 2017, 2019 और 2020 कोरोना कालखंड के दौरान ही हुई बाई इलेक्शन में इसका जवाब दे दिया है कि प्रदेश कहां जा रहा है। उससे बहुत चिंतित होने की आवश्यकता नहीं। ओवैसी साहब का शिवपाल यादव से गठबंधन होने जा रहा है, तो उनकी नजर एक वोट बैंक पर रहती है, कैसा देखते हैं आप? देखिए, ओवैसी जी एक महान आत्मा है जी, और इलेक्शन के दौरान इस प्रकार की आत्माएं जागृत होती हैं। अभी बंगाल में आपका उनसे सामना होगा। और मैं वही कह रहा हूं ना, तो वैसे समाजवाद के भी जो विभिन्न ब्रांड हैं जी, उसमें से प्रगतिशील समाजवाद भी एक ब्रांड है। शिवपाल जी के नेतृत्व में काम कर रहा होगा। अच्छा है, हर एक दल को अपना काम करने का पूरा अधिकार है। वो अपने एजेंडे के साथ जनता के बीच में जाएगी, फैसला जनता को करना है। और सभी लोग आएंगे, अपने तरीके से आएंगे, अपनी मजबूती के साथ आएंगे। हमें भी अच्छा लगेगा। चुनाव में हम अपने मुद्दों के साथ और अपनी उपलब्धियों के साथ जाएंगे। हम अपनी बात को रखेंगे, वे अपनी बात को रखेंगे। फैसला जनता को करना है। लेकिन ओवैसी से आपसे प्रेम बहुत करते हैं। नहीं, देखिए भाई, मैं तो पूरे प्रदेश से प्रेम करता हूं जी, और पूरे देश से प्रेम करता हूं। जो भारत का है, भारत के संविधान पे विश्वास करता है, भारत की संवैधानिक संस्थाओं का सम्मान करता है, उन सब के प्रति मेरे मन में आदर का भाव है। हां, जो भारत की संवैधानिक संस्थाओं का सम्मान नहीं कर सकता, भारत के प्रतीकों और भारत के महापुरुषों के प्रति सम्मान का भाव जिसके मन में नहीं है, तो जैसा भाव उसका उनके प्रति, वैसा भाव हमारा उनके प्रति होता है। हाल ही में राहुल गांधी जी केरल में गए थे और उन्होंने उत्तर और दक्षिण भारत की तुलना करी थी। उन्होंने दक्षिण भारत के लोगों को मुद्दों पर बात करने वाला बताया था और उन्होंने उत्तर भारत के लोगों को सतही बात करने वाला बताया था। आप काफी नाराज हो गए थे। आपके राष्ट्रीय अध्यक्ष जगत प्रकाश नड्डा ने भी उस पर ट्वीट करा। क्या कहना चाहते हैं? देखिए, राहुल जी जो हैं, कांग्रेस के ब्रांड हैं। एक न्यू ब्रांड है कांग्रेस का, राहुल के नाम पे। और राहुल जी जो आज बोलते हैं, उनको कल स्वयं पता नहीं होता है। इसलिए स्वर्गीय अरुण जेटली जी ने कहा था, मैन विदाउट ब्रेन। जब व्यक्ति बुद्धि और विवेक से कोई बात नहीं बोलता है, नहीं करता है, तो ये इसी प्रकार के मॉडल बनते हैं। ये मॉडल जहां कहीं खड़ा कर दो और जो उनके मन में, उससे 1 घंटे पहले जो आप पढ़ा दो, तो वही बात बोल देंगे। अपने बुद्धि और विवेक का कभी वो लोग परिचय नहीं देते।
ये आश्चर्य होता है कि जिस परिवार को 5 पीढ़ियों से उत्तर भारत ने देश की सत्ता सौंपी, वो आज उत्तर प्रदेश को या उत्तर भारत को लांछित कर रहे हैं। हमारे लिए उत्तर और दक्षिण कोई मायने नहीं रखता। मैं जितना प्यार उत्तर प्रदेश से करता हूं उतना प्यार दक्षिण से भी करता हूं। मैं आदि शंकराचार्य के द्वारा स्थापित चारों पीठों में जाता हूं, दर्शन करता हूं पूरी श्रद्धा भाव के साथ। मेरा मानना है केरल हमारी सनातन आस्था का केंद्र बिंदु है। आदि शंकराचार्य से लेकर के नारायण गुरु से लेकर के अम्मा की परंपरा है, उसके प्रति भारत की सनातन आस्था का केंद्र बिंदु होने के नाते केरल के प्रति या तमिलनाडु के प्रति मेरे मन में वही अपार श्रद्धा और सम्मान का भाव है। आप आहत हुए जो राहुल गांधी ने कहा? नहीं, हम आहत नहीं होते। हम जानते हैं वो अपनी आदत से मजबूर है। तो आदत से मजबूर व्यक्ति से आप उम्मीद क्या करते हैं? उससे ज्यादा कर भी नहीं सकते। आज भी उन्होंने एक वक्तव्य दिया है, वो तब भी देखिए उन्होंने आरएसएस के बारे में वक्तव्य दिया है। हैं जी, आप देखेंगे ना, ये कुछ नमूने हो जाते हैं, ये नमूने रखने लायक होते हैं। और इन नमूनों को अगर आप देखेंगे कैसी बात करेंगे, ये जब भारत के बाहर जाएंगे तो भारत की क्रिटिसाइज करेंगे, भारत के बारे में बोलेंगे। जब वह यूएस एम्बेसडर से मिलेंगे तो उनसे कहेंगे कि देखिए भारत के अंदर सुरक्षा का वातावरण नहीं है और हमें भारत के अंदर जैसे मोहम्मद से नहीं खतरा है, हमें खतरा तो है भारत के संगठनों से है। ये भारत के बारे में धारणा बनाते हैं। आज भी उन्होंने कहा है कि आरएसएस की कंपैरिजन पाकिस्तानी जिहादी ग्रुपों से जो लोग, जिस पीढ़ी को भारत ने, जिस परिवार को भारत ने सर्वाधिक सम्मान दिया, उस परिवार का आज का वारिस भारत के प्रति क्या भाव रखता है, यूएस एम्बेसडर के सामने उनके वक्तव्यों से अंदाजा लगाया जा सकता है। ये देश की जनता राहुल गांधी को बार बार ठुकराती वैसे ही नहीं है जी, इसी बुद्धिमत्ता के लिए ठुकराती है जिसको उन्होंने बार बार परिचय दिया है। एक दूसरा, भारत पे जब कोई आपदा आती है, आपने देखा होगा केरल में बाढ़ आई थी, या फिर देश के अंदर कहीं कोई साइक्लोन आ जाता है, या कहीं पर कोई अर्थक्वेक आ गया, या कहीं पे कोई वहां पे फ्लड आ गई, अन्य आपदाएं आती हैं। आपदाओं को फेस किया जाता है, सरकार अपने स्तर पर सहयोग करती है। कांग्रेस के नेता के नाते या कांग्रेस पार्टी के पहले वो प्रेसिडेंट थे, प्रेसिडेंट के नाते उनका भी तो कोई दायित्व बनता था। राजनीतिक दलों का काम केवल चुनाव के समय वोट मांगना नहीं होना चाहिए, जनता के प्रति अपनी प्रतिबद्धताओं को सम विषम परिस्थितियों में जाकर के हम करेंगे। ये पब्लिक की मर्जी, किसको चुनना है किसको नहीं चुनना, लेकिन हम उनकी संवेदनाओं के साथ जुड़ तो सकते हैं। जब भी देश पे आपदा आती है, राहुल जी भारत में नहीं रहते हैं, उनको तब नानी याद आती है, तब वो इटली में रहते हैं, तब भारत की जनता उनके एजेंडे का पार्ट नहीं होती है। ऐसे ही उत्तर भारत के रूप में लड़ाने का कार्य आज, चूंकि वह, उन्हें लगता है कि उत्तर भारत में तो उनको जगह नहीं मिली, इस बारी वो चुनाव हार गए, अब दक्षिण भारत में उनकी जगह बनी रहे, तो इसलिए उन्होंने ये बयान दे दिया। देखिए ये चीजें, ये एक आंकलन है, चल पाएंगे। दक्षिण भारत की प्रबुद्ध जनता भी जानती है कि जिस पीढ़ी को 5-5 बार नेतृत्व उत्तर भारत ने दिया, जब उत्तर भारत का नहीं होता दक्षिण भारत का क्या होगा। एक दूसरा, ये चुनाव का मुद्दा होगा बीजेपी के लिए 2022 में। देखिए ये तो हर व्यक्ति जान रहा है, इसको मुद्दा बना के करेंगे भी क्या। वो तो जनता पहले से जानती है कि इनके मुंह से जो निकलेगा इसी प्रकार का निकलेगा। उत्तर प्रदेश फिर आएंगे, फिर वे वही काम करने लग जाएंगे। आजकल आपकी नजर टोपी पे भी है, और इतनी ज्यादा है कि प्रियंका गांधी की रैली हो या विधानसभा, आप टोपी को हर जगह पकड़ लेते हैं। और अखिलेश जी कहते हैं जब योगी जी ने यह बात कही होगी तो लाल मिर्ची खाई होगी। देखिए, एक तो मैं मिर्च खाता नहीं हूं जी, दूसरा मेरी बातों से अखिलेश जी को या फिर समाजवादी पार्टी को जरूर मिर्च लगती होगी। मैंने विधानसभा में एक बात कही थी। देखिए, विधानसभा एक लोकतंत्र का पवित्र मंदिर है, वहां का एक सिस्टम है, एक शिष्टाचार है। देश और प्रदेश देख रहा है, उत्तर प्रदेश विधानसभा देश की किसी भी राज्य की सबसे बड़ी विधानसभा है, और मैंने वहां पर इसी बात को कहा था। सदन में राज्यपाल जी का अभिभाषण था, उस दौरान मैं देख रहा था कि
4 प्रकार की टोपियां थी, एक लाल, एक नीली, एक पीली, एक हरी। तो मैंने कहा ये सब दृश्य टेलीविजन के माध्यम से जब प्रदेश के अंदर जा रहा था तो लोग हंस रहे थे इस बात को लेकर के कि क्या ये सदन में बैठे हुए हमारे चुने गए प्रतिनिधि हैं या कोई ड्रामा पार्टी है। तो मैंने कहा ड्रामा पार्टी क्यों बना रहे हैं, आपको अपने पार्टी कार्यक्रमों में जो पहनना पहनिए, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन ये ड्रामा पार्टी सदन को तो मत बनाइए। एक दूसरा, मैंने एक छोटे बच्चे की बात कही थी, 2-2.5 साल का बच्चा रहा होगा, 2-2.5 साल का बच्चा रहा होगा। मैं एक कार्यक्रम में गया था, एक बच्चे का अन्नप्राशन का कार्य, मैं जाता हूं आंगनबाड़ी केंद्रों में या बेसिक शिक्षा परिषद के स्कूलों में निरीक्षण करने के लिए जाता हूं, तो उसी दौरान वो बच्चा जो है एक छोटे से बच्चे का अन्नप्राशन कर रहा था, 2.5 साल का बच्चा अपनी मां के साथ में था। तब तक समाजवादी पार्टी से जुड़े हुए कुछ लोग टोपी पहन करके नारेबाजी करने के लिए आ गए, तो वो बच्चा बोलने लग गया अपनी मां से कि मम्मी मम्मी देखो गुंडा आ गया। तो मैंने उनको कहा, मैंने कहा देखो पब्लिक के मन में क्या धारणा है आपके बारे में, आपकी टोपी पहन करके वो बच्चा अनुमान लगा रहा है, और मैंने जो कहा था वो सच साबित हुआ ना। कल हाथरस में आपने देखा होगा, हाथरस की घटना, वो कहते हैं कि वो बीजेपी का नेता था। अब ये तो आज ही उनकी तो जो रैली थी 3 तारीख की, उस 3 तारीख की रैली में वह व्यक्ति पोस्टर किसका लगाया हुआ है, उसके फेसबुक अकाउंट में आप चेक करेंगे किसके साथ जुड़ा हुआ है, तो जग जाहिर है। देखिए इन लोगों की फितरत है, ये लोग तो हर एक को उपयोग भी करते हैं। आज तो ये भी बोल सकते हैं, मुख्तार अंसारी के बारे में बोल सकते हैं ये लोग, अतीक अहमद के बारे में बोल सकते हैं लोग, ये किसने पाले हुए लोग हैं, ये सब तो इन्हीं के इर्द गिर्द घूमते थे ना, ये सब इन्हीं के आसपास घूमते थे। लेकिन सच को ये लोग स्वीकार करेंगे भी नहीं, करना भी नहीं चाहते हैं, क्योंकि उतनी हिम्मत नहीं है। इसलिए मुझे लगता है सच हमेशा सच रहेगा, और उस सच के साथ हम लोग हैं। अखिलेश जी का कहना है कि लाल टोपी से डरते हैं योगी जी। देखिए हम लोग किसी से डरते नहीं, और न हम लोग प्रदेश की जनता से डरते हैं, और प्रदेश की जनता की लोक लाज से प्रदेश के हितों के लिए कार्य करने के लिए प्रतिबद्ध हैं। लाल टोपी के बारे में प्रदेश की जनता की क्या धारणा है, ये मैंने बहुत शिष्टाचार पूर्वक उनको सदन में बताया है कि भाई देखो ये पब्लिक की धारणा है। आप सदन में तो थोड़ा गुस्सा भी हो गए थे। मैं गुस्सा नहीं हुआ था, मैंने उनको ये बताया, 1-2 सदस्य कुछ ज्यादा ही वहां पर उछल कूद कर रहे थे, तो मैंने उनको बताया भी देखो घर की गर्मी को यहां मत दिखाओ, घर के झगड़ों को घर में ही रखा करो, ये सदन है, सदन में सदन की चर्चा करो, बहस की चर्चा करो, और अच्छा होगा कि सदन की शिष्टाचार को आप रख के आगे बढ़े। योगी जी टोपी के बहाने लाल टोपी के बहाने निशाना कहीं और तो नहीं था आपका, किसी और टोपी पर? देखिए एक सामान्य सदन की चर्चा का विषय था, पब्लिक की क्या धारणा है उनके बारे में ये मैंने वहां पर उनको बताया था, और समझ जाएंगे तो अच्छी बात है, नहीं समझेंगे तो पब्लिक तो समझा ही रही है। नेता प्रतिपक्ष जो राम गोविंद चौधरी है, उन्होंने बोला कई आतंकवादी तो मुख्यमंत्री बन गए हैं, क्या कहना चाहते हैं आप इसके ऊपर? क्या आपको लगता है कि ये स्तरहीन बात थी? देखिए राम गोविंद जी वरिष्ठ नेता हैं, और राम गोविंद जी बीच में कोविड से भी संक्रमित हो गए थे, तो मैं तो उनके उत्तम स्वास्थ्य की कामना करता हूं और विश्वास करता हूं कि वे स्वस्थ रहें, प्रसन्नचित्त रहें। उनके सभी वक्तव्यों का जवाब हम पहले ही दे चुके हैं। मुझे लगता है इस प्रकार के मंचों पे वे आते नहीं हैं, इसलिए उनको इस सिनेरियो से दूर ही रखना चाहिए। जी, मैं किसान आंदोलन की बात करता हूं। क्या आपको लगता है कि किसान आंदोलन भारतीय जनता पार्टी को उत्तर प्रदेश में जो 2022 का चुनाव होगा उसमें नुकसान पहुंचाएगा? क्योंकि जिस तरह से आरएलडी, समाजवादी पार्टी, कांग्रेस लगातार वेस्टर्न यूपी में लगातार प्रचार में और प्रसार में जुट गई है, उसका इंपैक्ट क्या आप देखते हैं? और आप लोग मना नहीं पा रहे किसानों को। देखिए किसान आज भी भारतीय जनता पार्टी के साथ में है जी। अन्नदाता किसानों के बारे में जितना कार्य 6 वर्षों में मोदी जी के नेतृत्व में हुआ है, पिछले 4 वर्ष के दौरान उत्तर प्रदेश में हमारी सरकार ने किया है, इतना कभी नहीं हुआ। हर एक किसान इस बारे में जानता है कि किसानों के जीवन में परिवर्तन करने वाले जितने भी कार्य हुए हैं वह
उत्तर प्रदेश के अंदर हो या देश के अंदर हो, वह या तो केंद्र में भारतीय जनता पार्टी की मोदी जी की सरकार ने या प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी की सरकार जब से आई है, ये चीजें हम लोगों ने लागू की हैं। पर किसान किसान समझ क्यों के नहीं रहा? कंधे पर बंदूक रख करके एक झूठ को बार बार कह करके कुछ ऐसे चंद चेहरों को सामने ला करके जी किसान बना देना, जो वास्तव में किसानी से, खेती किसानी से जिनका कोई लेन, एक सामान्य किसान तो अपनी खेती बाड़ी के काम में लगा हुआ है। अब उस पर जितने भी किसान नाराज हैं योगी जी, क्योंकि मैं इसलिए ये सवाल पूछ रहा हूं, बहुत दिन हो गए इस आंदोलन को, ना केंद्र की सरकार समझा पा रही है, ना आप समझा पा रहे हैं। 11 वार्ता हो चुकी है। मैंने कृषि मंत्री का भी इंटरव्यू करा, मैंने पीयूष गोयल का भी इस बीच में इंटरव्यू करा। सभी से मेरा यह सवाल रहा है कि समझा क्यों नहीं पा रहे, गैप कहां रह रहा है, इसका नुकसान असल में आपको हो रहा है। देखिए, यह आंदोलन पिछले 6 वर्षों में पहला आंदोलन तो है नहीं जी। याद करिए, सबसे पहले रोहित वेमुला को मुद्दा बनाया गया था। इसके बाद देश के अलग अलग फील्ड के जुड़े हुए लोगों ने भी उस अलग अलग इश्यू को लेकर के केंद्र में मोदी जी के नेतृत्व की सरकार को कटघरे में खड़ा करने का प्रयास किया था। क्या सब इस जो षड्यंत्र है, इस षड्यंत्र से आपने मोदी जी की सरकार के प्रति या उनकी लोकप्रियता पे कुछ आंच आई? जी, पहले से अधिक लोकप्रिय होकर के देश और दुनिया के सामने मोदी जी का परचम लहरा रहा है और इसमें कोई संदेह नहीं होना चाहिए। किसान आंदोलन भोले भाले किसानों के कंधों पर बंदूक रख करके, जो लोग हर क्षेत्र में फेल हो चुके थे, फ्लॉप हो चुके थे, इनके द्वारा, उन लोगों के द्वारा, उन तत्वों के द्वारा इस मामले में गुमराह, जिनका खेती किसानी से कोई लेना देना नहीं, वे लोग अपना निशाना साधने का कार्य कर रहे हैं। अन्यथा जितना काम हुआ है, तीनों कृषि संबंधी कानून और उससे पहले के जो कार्य हुए हैं, ये सभी परिवर्तन और सभी कार्य मोदी जी के नेतृत्व की सरकार ने किए हैं और प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी नेतृत्व की सरकार ने किए हैं। प्रधानमंत्री जी ने सदन में कहा, पार्लियामेंट में कहा कि ये लोग आंदोलन जीवी हैं, कुछ लोगों का की जीविका ये आंदोलन है, कभी सीए हो, कभी किसान हो। तो उसका पलटवार करते हुए अखिलेश यादव ने भी उसी पार्लियामेंट में कहा कि चंदा जीवी है भारतीय जनता पार्टी वाले। यानी उन्होंने बोला कि राम मंदिर को लेकर जो चंदा ले रहे हैं उस पर उनका यह तंज था। देखिए, हमने राम को रोटी के साथ जोड़ के देखा है। मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम का अयोध्या में भव्य मंदिर का निर्माण हो, ये भारत ही नहीं दुनिया के अंदर हर भारतवंशी और हर भारतवासी का यह भाव रहा है। हम लोगों ने कभी इस मुद्दे को राजनीतिक एजेंडे का हिस्सा नहीं बनाया। हमने कहा भी हमारी आस्था का विषय है। भारत का एक गरीब भले आर्थिक रूप से विपन्न हो सकता है, लेकिन उसने राम को रोटी के साथ जोड़ करके देखा है। और खून पसीने की कमाई से कुछ कमाता जरूर है, लेकिन राम को समर्पित होकर के कार्य करता है। कहीं कोई संकोच इसमें नहीं होना चाहिए। उस अंतिम पायदान पर बैठे हुए व्यक्ति को भी भगवान राम के भव्य मंदिर निर्माण, जन्मभूमि पर बनने वाले मंदिर के साथ जोड़ने का एक कार्यक्रम, ये निधि समर्पण का कार्यक्रम है। ये राजनीतिक दलों के द्वारा चंदा उगाही का माध्यम नहीं। तो इसीलिए मैंने कहा, सोच का फर्क है। जैसी दृष्टि वैसी सृष्टि। चंदा पर जीवित रहने वाले लोग, व्यापारी और उद्यमियों से चौथ वसूलने वाले लोग, उनसे इससे ज्यादा उम्मीद भी नहीं कर सकते आपकी। इस पवित्र अभियान के साथ भी वे करेंगे। और हम तो देखिए, देश की जनता कितनी महान है, ये लोग अपना प्रलाप करते रहेंगे। आज अखिलेश जी इसी मंच पे कह रहे थे कि विष्णु जी के अवतार है भगवान राम। हम तो भगवान राम को मानते हैं, मंदिर बने, लेकिन भारतीय जनता पार्टी उस पर राजनीति करती है। हमने राजनीति कब की है? हमने राजनीति कब की है? हमने तो पहले भी कहा था। आपके तो चुनावी घोषणा पत्र पे था, हमने चाहे वो संवैधानिक का हो कि संवैधानिक दायरे में रह करके राम मंदिर का निर्माण करेंगे। जी, जब उच्चतम न्यायालय ने फैसला दिया और दिशा निर्देश दिए, उसके तहत सारी कार्रवाई आगे बढ़ रही है। एक भी इतर उतर, केंद्र और प्रदेश दोनों जगह भारतीय जनता पार्टी की सरकार थी।
हमने संवैधानिक प्रावधानों का कोई उल्लंघन नहीं किया, इसको राजनीतिक एजेंडे का हिस्सा भी नहीं बनाया। लेकिन हां, आवश्यकता पड़ी तो मंचों पे हमने कहा था कि अयोध्या में काम होना चाहिए, लेकिन ये हम भारत के संविधान से बंधे हुए हैं, भारत का संविधान के दायरे में रहकर जो फैसला होगा हम उसके अनुसार कार्य करेंगे। आज हम उसके तहत ये कार्य कर रहे हैं। जी जी। लेकिन मैं ये पूछना चाहता हूं, देखिए सच्चाई क्या है, ये खींच हुआ है दो प्रकार की। एक, जो लोग पहले कहते थे कि अयोध्या में परिंदा भी पर नहीं मार सकता, आज भव्य राम मंदिर निर्माण का कार्य वहां प्रारंभ हो चुका है। हम 1990 में जो कहते थे, आज वह 1990 के बाद 2021 में 31 वर्षों के बाद साकार हो रहा है। इसका मतलब 31 वर्ष पहले हमने जो बात कही थी, पूज्य संतों ने जो बात कही थी, जी, हमारे विचार परिवार ने जो बात कही थी और भारतीय जनता पार्टी ने जो बात कही थी, वो आज भी सही है। और वे लोग जो उस समय बोलते थे या करते थे, वह तब भी गलत थे, आज भी वे गलत हैं और आगे भी गलत होंगे। एक दूसरा, ये सचमुच होता होगा जब देश के अंदर सुनते होंगे फलाने ने इतना पैसा दे दिया, उनके परिवार के किसी सदस्य ने इतना सहयोग दे दिया, तो उनके बच्चे उनको कोसते होंगे, तो मुंह छुपाने के लिए कुछ तो बोलेंगे। आखिर कहीं तो अपना फेस सेविंग के लिए कुछ तो चाहिए उनको। ऐसे बहुत सारे चेहरे हैं जो अब कहते हैं साहब मैंने भी दिया है, तो इसका मतलब आपने हमारे आंदोलन का समर्थन किया है। हम उस समय बीजेपी ने मजबूर कर दिया कुछ दलों को सॉफ्ट हिंदुत्व पे आने के लिए, क्योंकि आप बंगाल गए, आपने बोला जो राम का नहीं किसी काम का नहीं, तो दीदी को भी लगता है कि अगर मैं राम की अब बात नहीं करूंगी तो मैं तकलीफ में आ जाऊंगी। वहां पे पब्लिक जय श्री राम बोलती है, दीदी परेशान हो जाती हैं। देखिए, मैंने पहले भी कहा ना, भारत के आम जनमानस के श्वास श्वास में, रोम रोम में राम बसे हैं। राम को भारतीय जनमानस के उससे बाहर नहीं आप कर सकते हैं। और जो भी राम नाम को के साथ द्रोह करेगा, वो कोई भी हो, स्वाभाविक रूप से देश की जनता उसको स्वयं सबक सिखा देगी। आपने, और ये उनकी मजबूरी है। हिंदुत्व केवल हिंदुत्व होता है, न सॉफ्ट होता है न हार्ड होता है। हिंदुत्व भारत की जीवन पद्धति है और भारत के अंदर रह करके भारत की इस जीवन पद्धति के साथ खिलवाड़ करने की छूट भारत की जनता किसी को नहीं दे सकती है और उसने किसी को नहीं दिया है। आप हाल ही में बंगाल में थे और बंगाल में भी आपने लव जिहाद की बात करी। विपक्ष कह रहा है कि प्रेम पर पहरा लगाने के लिए पहले यूपी में लगाया, बंगाल में लगाना चाहते हैं योगी आदित्यनाथ। देखिए, ममता बनर्जी भी एक मुख्यमंत्री है, आप भी एक मुख्यमंत्री है, तो उनसे आपको इतनी परेशानी क्यों हो गई? देखिए, मुझे तो किसी से परेशानी नहीं जी, लेकिन ममता जी को हम लोगों से जरूर परेशानी हो जाती है। आप जय श्री राम बोलते हैं जाकर? नहीं, मैं वही कह रहा हूं ना। मैं मालदा में कल इसलिए गया था क्योंकि 2019 में उन्होंने मेरे हेलीकॉप्टर को वहां उतरने नहीं दिया था। जी, और अब उतरने दिया? नहीं, इस बार मैं गया था, मैं कल ही वहां होकर के आया हूं जी, और अपार उत्साह लोगों में था। पुरलिया में भी मैं गया था 2019 में, उन्होंने हेलीकॉप्टर की परमिशन नहीं दी तो मैंने झारखंड में हेलीकॉप्टर उतारा था और वहां से 35 किलोमीटर फिर बाई रोड गया था। लेकिन मैं पूछना चाहता हूं, बंगाल के अंदर कहां हम ले जा रहे हैं? मैंने आनंद मठ उपन्यास पढ़ा था बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय का जी, और उस समय 1885 में उन्होंने बंगाल की त्रासदी के बारे में और वहां पर आए हुए विप्लव के बारे में जो चित्रण किया है, वो दृश्य आज भी बंगाल के हम सबको देखने को मिलता है। मैं कल बागडोगरा से मालदा गया था। सड़क मार्ग से अगर आप देखेंगे तो लगभग 265 किलोमीटर की दूरी पड़ती है बागडोगरा से मालदा। मैं देख के ताज्जुब कर रहा था, बागडोगरा को छोड़ दें या मालदा के अंदर कुछ पक्के मकानों को छोड़ दें, ये 200 किलोमीटर के दायरे में मुझे एक भी पक्का मकान किसी नागरिक का नहीं दिखाई दिया। कहां गया ये पैसा? पीएम आवास योजना का पैसा कहां गया? और अगर योजना लागू थी तो पैसा कहां गया? अगर नहीं थी तो आपने लागू क्यों नहीं किया? क्योंकि
विगत 4 वर्ष के दौरान पीएम आवास योजना के अंतर्गत अकेले उत्तर प्रदेश में हमारी सरकार 40 लाख गरीबों को मकान उपलब्ध करवा चुकी है। बंगाल के अंदर ये आवास क्यों नहीं वहां के गरीबों को मिलते हैं? वहां पे आज भी लोगों को बिजली से क्यों वंचित रखा गया है? हमारे यहां हमने 1 करोड़ 38 लाख लोगों को बिजली दिया है 4 वर्षों के दौरान। बंगाल में आपका असेसमेंट क्या है? बीजेपी सरकार बना लेगी या? फुल मेजोरिटी के साथ भारतीय जनता पार्टी, पूर्ण बहुमत के साथ भारतीय जनता पार्टी बंगाल के अंदर सरकार बनाएगी। बंगाल सांस्कृतिक राष्ट्रवाद की भूमि रही है, परिवर्तन का वाहक रहा है, देश की आजादी की लड़ाई में नेतृत्व देने वाला रहा है और बंगाल ने कभी भी अव्यवस्था और अराजकता को बर्दाश्त नहीं किया है। आज सत्ता द्वारा प्रायोजित यानी टीएमसी की सरकार के द्वारा वहां पर प्रायोजित जो अराजकता है, इसको बंगाल की जनता आज पूरी तरीके से इसके खिलाफ खड़ी हो चुकी है और जो अपार समर्थन वहां प्राप्त हो रहा है, हम विश्वास के साथ कह सकते हैं कि विधानसभा का जो चुनाव बंगाल के अंदर हो रहा है, भारतीय जनता पार्टी पूर्ण बहुमत के साथ वहां सरकार बनाएगी। अब मैं कानून व्यवस्था पर आपसे जरूर सवाल पूछूंगा। एनकाउंटर को लेकर यूपी पुलिस को कटघरे में लगातार विपक्ष खड़ा करता रहता है। आपकी, मैं आंकड़े लेकर आया हूं थोड़ा, आपकी सरकार ने करीब 7500 से ज्यादा एनकाउंटर किए हैं, 133 अपराधी मार गिराए हैं, 2900 से ज्यादा अपराधी गंभीर रूप से घायल हुए हैं। अखिलेश यादव कहते हैं ये यूपी में ठोक तंत्र की सरकार चल रही है, मारो ठोको और आगे बढ़ो। देखिए, इसमें जो हमारे पुलिसकर्मी शहीद हुए हैं उनको भी जोड़ देते तो अच्छा होता है। जो निर्दोष नागरिक इन अपराधियों के शिकार हुए हैं उसको भी जोड़ देते तो अच्छा होता। देखिए, हमें कोई चीज देखनी है समग्रता के साथ देखनी चाहिए, एक पक्षीय नहीं। हम एक पक्षीय नहीं कर सकते हैं, लेकिन हां मैं कह सकता हूं 4 वर्ष होने जा रहे हैं सरकार को, 4 वर्ष में एक भी दंगा प्रदेश के अंदर नहीं हुआ है। 4 वर्ष के अंदर जो संगठित अपराध था ये प्रदेश के अंदर पूरी तरह समाप्ति की ओर है और संगठित अपराध और जो माफिया प्रवृत्ति के तत्व प्रदेश के अंदर अव्यवस्था और अराजकता पैदा करके कानून को बंधक बनाते थे, जी आज के दिन पर वह पूरी तरह समाप्त हो चुका है। आज उनकी संपत्तियों की जब्त 1000 करोड़ रुपए की संपत्ति हम जब्त किए हैं अब तक प्रदेश के अंदर माफिया और आपराधिक प्रवृत्तियों का, जिन्होंने प्रदेश के अंदर कानून को धता बताते हुए इन संपत्तियों को अर्जित किया था या इनको जबरन कब्जा किया था। आज वो प्रदेश सरकार के कब्जे में। की बात करी, अतीक अहमद हो या फिर मुख्तार अंसारी, इनकी संपत्ति को चुन चुनकर ढाया गया। विपक्ष कहता है कि देखिए हमारे लोगों को निशाना बना रहे हैं ये लोग। तो उनके लोग ही ऐसे हैं तो हम क्या करेंगे? अब ऐसे ही लोगों को आपने इतना डरा दिया। मुख्तार अंसारी पंजाब से, अच्छा होता यूपी नहीं आ रहा। अच्छा होता कि प्रदेश की 24 करोड़ जनता के हित के बारे में और उनकी सुरक्षा के बारे में चिंतित होते, इन अपराधी और माफियाओं को प्रश्रय देने की बजाय इनके बारे में चिंतित होते तो संभवतः प्रदेश की जनता की सहानुभूति इनको मिलती। लेकिन ये लोग उस सहानुभूति को भी खो चुके हैं। योगी जी, आप गाड़ी गाड़ी पलट जाती है। मुख्तार अंसारी इतना डरा हुआ है, वो कहता है मुझे पंजाब में 10 साल और जेल में रख लो, यूपी मत भेज देना मुझे। देखिए, सुप्रीम कोर्ट में हालांकि मैटर चल रहा है, ऐसा क्यों? देखिए, ये प्रदेश सरकार की जीरो टॉलरेंस का परिणाम है। अपराध और अपराधी के प्रति जीरो टॉलरेंस। आपको मनुष्य बनकर के, मानव बनकर के प्रदेश के अंदर रहने का अधिकार है, लेकिन दानवी प्रवृत्ति से प्रदेश के अंदर कानून को धता बताएंगे तो कानून चुप नहीं बैठेगा, कानून अपना कार्य करता हुआ दिखाई देगा। तो वह कानून का एक भय है, जैसी करनी वैसी भरनी, जैसा करोगे वैसे उसका। मैं बोलूंगा क्योंकि मैं खुद नोएडा में रहता हूं, तो जो गाड़ियां घूमती थी पट्टी लगाकर किसी पार्टी का, सच है, अक्रॉस द 40, चाहे वो समाजवादी पार्टी हो, बीएसपी हो, बीजेपी हो, जो लोग घूमते थे माफिया बनकर, वो सड़क पर अब नहीं दिखते हैं, उनकी गाड़ियां नहीं दिखती हैं। इससे आम जनमानुस को बहुत कंफर्टेबल महसूस होता है कि वो सड़क पर चल रहा है तो दिक्कत नहीं है। क्या आपको लगता है कानून व्यवस्था 2022 में योगी आदित्यनाथ का सबसे बड़ा मुद्दा रहेगा कि प्रदेश में कानून व्यवस्था को टाइट कर दिया है? देखिए, ये मेरा मुद्दा चुनावी मुद्दा नहीं है, ये मेरा दायित्व है। मैं उस राजधर्म से बंधा हुआ हूं। नहीं, क्योंकि चुनाव में, हर चुनाव में अपनी उपलब्धि लेके सीएम जाते हैं, सरकार जाती है। मैंने कहा ना, तो क्या बीजेपी का प्राइम एजेंडा रहेगा? ये सीधा सवाल आपसे। हम लोग मोदी जी के नाम पर
और केंद्र और प्रदेश सरकार के काम के आधार पर जनता के बीच में जाएंगे, लेकिन जो दायित्व तो हमें सौंपा गया है जी, हम अपने उस उत्तरदायित्व को अपना राजधर्म मान करके उसका निर्वहन कर रहे हैं और प्रदेश के अंदर उस प्रकार की व्यवस्था, सुरक्षा की व्यवस्था, बिना भेदभाव की योजनाओं का लाभ जनता तक पहुंचाना और मोदी जी के सबका साथ सबका विकास और सबके विश्वास के मंत्र को वास्तविक धरातल पर क्रियान्वित करने का कार्य पूरी ईमानदारी के साथ किया। और हम इसी बात को कह सकते हैं, हमने योजनाओं में भेदभाव नहीं किया किसी के साथ, न जाति, न मत, न मजहब, किसी आधार पर नहीं, न क्षेत्र, न भाषा के आधार पर किसी के साथ नहीं, सबको एक साथ समान योजनाओं का लाभ दिया। लेकिन हां, हम ये भी कह सकते हैं हमने तुष्टीकरण की भी नीति को नहीं अपनाया। लेकिन वो आरोप लगाते हैं कि आप दूसरी तरफ का तुष्टीकरण करते हैं, आप हिंदुओं का तुष्टीकरण करते हैं, इसलिए आपको लगता है कि इससे आपका हिंदू वोट बैंक कंसोलिडेट हो जाएगा। देखिए, हमें वोट बैंक बनाने की आवश्यकता ही नहीं जी, इसलिए बनाने की आवश्यकता नहीं है क्योंकि हमारा वोट बैंक तो इनके वक्तव्य स्वयं तैयार कर देते हैं। भगवान चाहेंगे इनको इसी प्रकार की बुद्धि देते रहें तो हमारा वोट बैंक अपने आप तैयार हो जाता है। उसमें हमें बहुत बोलने की, बहुत एक्सरसाइज करने की आवश्यकता नहीं पड़ती है। लेकिन जब प्रदेश के अंदर दंगा नहीं होता है, अगर हिंदू सुरक्षित है तो मुसलमान भी सुरक्षित है, लेकिन अगर हिंदू ही सुरक्षित नहीं था तो मुसलमान कैसे सुरक्षित हो सकता था। और ये आज हर मुस्लिम की जवान पर भी है कि साहब दंगा नहीं हो रहा है तो हम सुरक्षित हैं, दंगा नहीं हो रहा है तो हमारी पर्व और त्योहार भी शांतिपूर्ण ढंग से मनाई जा रही है। लेकिन पीछे कुछ समय में महिला सुरक्षा को लेकर काफी सारे सवाल खड़े हुए। हाथरस का आपने इंसिडेंट भी देखा, आपने इस बारी वाले हाथरस के इंसिडेंट का आपने जिक्र किया। मैं आपसे ये जानना चाह रहा हूं, ये मुद्दा वाकई सवालों के घेरे में है, क्या कहना चाहते हैं आप? देखिए, हम लोग जिस प्रकार के समाज में और सोसाइटी में रह रहे हैं जी, इसमें व्यापक जागरूकता की आवश्यकता है, एक। दूसरा, महिला सुरक्षा के प्रति हर एक नागरिक को, समाज को भी, परिवार को भी और संस्थाओं को भी, जी, सबको जागरूक होना पड़ेगा और संवेदनशील बनना पड़ेगा। और मुझे लगता है कि इसकी शुरुआत इन तीनों को एक साथ करनी पड़ेगी। हमने मिशन शक्ति के नाम पर इसीलिए प्रदेश के अंदर पहले चरण में हमने शारदीय नवरात्रि से कार्यक्रम प्रारंभ किए थे और अभी हमारा 8 मार्च को फिर से कार्यक्रम। पूरी लॉबी है जो आपको घेरती है, लुटियंस लॉबी है, वो घेरती है, कहती है देखिए कोई अपराध हो जाए वो लगातार कहती है देखिए योगी आदित्यनाथ ने क्या कर दिया। वही लॉबी है जो नरेंद्र मोदी को घेरती है, वही लॉबी है जो लगातार सवाल खड़ा करती रहती है। क्या कहना चाहते हैं? हाथरस की घटना में जी, जो मीडिया ट्रायल चला था, जो ट्वीट हुए थे, जी, हमने जब उसको एनालिसिस किया, जी, आप आश्चर्य करेंगे कि उसमें 85 से 90% जो ट्वीट हुए थे वह राजस्थान से हुए थे, दिल्ली से हुए थे, महाराष्ट्र से हुए थे, बंगाल से हुए थे और तो और पाकिस्तान से, बांग्लादेश से, यूएई से और यूके और यूएस से हुए थे। जिनको जानकारी नहीं कि हाथरस के बारे में, वे हाथरस के बारे में चर्चा कर रहे थे। एक ने लिख दिया तो उस पे वे लोग जोड़ करके फिर उस चेन को आगे बढ़ाने का काम कर रहे थे। दूसरा, मैं जानना चाहता हूं हाथरस की घटना का पीएफआई से क्या संबंध था? पीएफआई की वहां मौजूदगी क्या कर रही थी? क्या जिस प्रदेश को हमने दंगों से मुक्त किया है उस प्रदेश को फिर से दंगों की आग में झोंकने का कुत्सित षड्यंत्र तो नहीं? और क्या ये हो नहीं रहा था? पीएफआई के लोग पकड़े जा रहे हैं, आज उनके कहां कहां से संबंध हैं और कैसे कैसे उनको फंडिंग की जा रही थी, ये सारी चीजें सामने आ रही, एक एक करके खुलती हुई जा रही, एक एक चेन खुलती जा रही है। ये सभी चीजें इस बात को दिखाती हैं कि यह एक बहुत बड़े कॉन्स्पिरेंसी का पार्ट है, हमें इसको समझना पड़ेगा। और मैं खासतौर पर मीडिया से भी इस बारे में अपील करना चाहूंगा। देखिए, अपराध हर हाल में रुकनी चाहिए। महिला संबंधी अपराध में उसकी गंभीरता को देखते हुए हमें उतनी संवेदनशीलता का परिचय भी देना पड़ेगा। लेकिन ये मीडिया ट्रायल का नहीं, बल्कि जनता में व्यापक अवेयरनेस पैदा करने की जरूरत है इस पूरे मामले को लेकर के।
और हर एक तबके को इसके प्रति संवेदनशील बनाने की आवश्यकता है, क्योंकि हमारी टॉप प्रायोरिटी में होनी चाहिए। हम अपनी बहन बेटियों की सुरक्षा किस रूप में करना चाहते हैं, ये हमें इसके माध्यम से एक मैसेज देना होगा। इसको हम कर पाएंगे जी जी तो परिणाम सामने बेहतर तरीके से आएंगे, आने वाली पीढ़ियां सुरक्षित होंगी। अन्यथा राज्य सरकार तो अपने स्तर पर इस कार्रवाई को योगी जी, मेरा आखिरी सवाल है, करीब करीब आपके प्रदेश की 24 करोड़ जनता है, वैक्सीन ड्राइव चल रही है, प्रधानमंत्री वैक्सीन लगा चुके हैं, क्या कहना चाहते हैं प्रदेश की जनता को, और आप वैक्सीन कब लगवाएंगे? देखिए, मैं अभिनंदन करूंगा प्रधानमंत्री मोदी जी का भी और आभार इस बात का कि उन्होंने कोविड प्रबंधन में दुनिया के सामने भारत की 135 करोड़ जनता को पूरी तरह सुरक्षित रखा है। अपने वैज्ञानिकों का जिन्होंने 2 स्वदेशी वैक्सीन दी है। कल प्रधानमंत्री जी ने उन सभी शंकाओं पर विराम लगाया है जो लोग वैक्सीन को लेकर के तमाम प्रकार का एक वितंडावाद खड़ा कर रहे थे, गुमराह करने का कार्य कर रहे थे। कल प्रधानमंत्री जी ने वैक्सीन लगाने के साथ ही उस पर विराम भी लगा दिया है। आप लगवाने जा रहे हैं? हाँ, मैंने कहा ना, जब मेरी बारी आएगी मैं वैक्सीन जरूर लगाऊंगा, उसमें कोई संदेह नहीं होना चाहिए। अब तो अखिलेश जी भी लगा रहे हैं। मैंने कहा ना, सभी लोग लगाएंगे जी। तो भगवान जब पब्लिक को फ्री मिलेगी। अपना क्वारंटीन में रहें, अभी तो कोरोना से वैसे ही बच के रहना चाहिए। हम लोग तो अभी भी इस बारे में कहेंगे कि ये समय है, अभी कोरोना का खतरा टला नहीं है, सावधानी और सतर्कता बरतनी पड़ेगी। और जिसके बारे में हम अब सारे कार्यक्रम, लेकिन सावधानी और सतर्कता रहनी चाहिए, मास्क लगाने की, सोशल डिस्टेंसिंग की, और भी जो सामान्य नियम कोरोना के लिए बनाए गए हैं उसका हम पालन करें जी। वैक्सीन के लिए भगदड़ और कहीं भी अव्यवस्था न फैले। हम आभारी हैं, प्रदेश के अंदर 24 करोड़ जनता बहुत अच्छे ढंग से, क्योंकि मैं जब हेल्थ वर्कर्स को लग रहे थे तब भी मैंने वैक्सीन सेंटर की, उससे पहले इंफ्रास्ट्रक्चर की जांच करने के लिए मैं उनके निरीक्षण पे निकला था। वैक्सीनेशन प्रारंभ हुआ तब भी मैंने हेल्थ वर्कर्स को देखा, कोरोना वॉरियर्स को भी देखा। और आज जब 1 मार्च से वरिष्ठ नागरिकों को वैक्सीन लगना प्रारंभ हुआ तो भी मैं कुछ सेंटर में गया था और मैंने तब भी देखा लोगों ने बहुत धैर्य के साथ अपनी बारी का इंतजार करते हुए लोग लगा रहे हैं। और यह नियम आवश्यक है कोरोना के संक्रमण को रोकने के लिए। जब मेरी बारी आएगी वैक्सीन हम लोग जरूर लगाएंगे और इस राष्ट्रीय अभियान का एक हिस्सा बनेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया योगी जी, आपने न्यूज 18 के मंच पर आए, इतना समय दिया, हर सवाल का बेबाकी से जवाब दिया। अगले 5 मिनट हम आपके और लेना चाहेंगे क्योंकि हमने महाराष्ट्र से के पुणे से एक स्पेशल आर्टिस्ट बुलाया है जो आपके लिए एक सरप्राइज लेकर आएगा। ओवर टू यू। राइजिंग उत्तर प्रदेश के लिए न्यूज 18 की टीम को बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत शुक्रिया योगी जी। बहुत बहुत शुक्रिया माननीय मुख्यमंत्री जी, इस मंच पर आने के लिए, बेबाकी से सभी सवालों का जवाब देने के लिए। बस 5 मिनट के लिए आप